हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम जो है वो 10th क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे और ये क्लास जो है वो स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। तो आपकी 10th क्लास के अंदर जीव विज्ञान में जो आपका लेसन है लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम, तो आज हम वो चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग जैव प्रक्रम की बात करते हैं, जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेसेस है ना। तो जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? हम जब भी अपने इस अर्थ की पृथ्वी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे इस पृथ्वी के ऊपर हमें कुछ जीवित प्राणी मिलते हैं, कुछ जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, और कुछ जो हैं वो अजीवित प्राणी होते हैं। तो हम इनको सजीव और निर्जीव का नाम दे देते हैं, है ना। तो हम किसी भी चीज़ को देखकर ये कैसे पता लगा पाते हैं कि कोई चीज़ जो है वो सजीव है या फिर वो निर्जीव है? तो उसके लिए हम अगर किसी भी चीज़ को देख रहे हैं या हम उसको पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगता है, हम कैसे बता पाते हैं कि ये चीज़ जो है वो सजीव है लेकिन ये वाली चीज़ जो है वो एक निर्जीव है? तो कुछ ना कुछ उसके लिए क्राइटेरिया होता होगा, है ना। तो अगर हम एक जो है डॉग है उसको भागते हुए देखते हैं, हम अगर जो है किसी भैंस को देख रहे हैं तो आप उनको देखकर बता पाते हो कि ये जो है वो सजीव है, ठीक है। तो सजीव प्राणियों की कुछ ना कुछ जो है वो खास बात होगी या उनके कोई ना कोई खास लक्षण होंगे या उनके अंदर हम लोग किस तरीके की प्रक्रियाओं को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनके आधार पर हम लोग बता पाते हैं कि कोई भी जीव है जो वो सजीव है या निर्जीव है ना। तो ये सारी की सारी जो भी क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि सजीव प्राणी जो होते हैं, है ना, उनके अंदर तो वृद्धि चलती है, उनके अंदर वृद्धि चलती है, मतलब उनके अंदर ग्रोथ चलती है, ठीक है। तो वृद्धि जो है वो सजीवों और निर्जीवों दोनों के अंदर चल सकती है। इसके अलावा हम कहते हैं तो जो सजीव हैं वो क्या करते हैं, वो श्वसन की प्रक्रिया जो है उसको भी परफॉर्म करते हैं, है ना। इसके अलावा जो सजीव हैं वो अपना पाचन की जो प्रक्रिया पूरी करने के लिए क्या करते हैं, बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। तो उस प्रोसेस को या उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन प्रक्रिया का नाम दे देते हैं, है ना। सजीव जो हैं वो अपने जैसे नए जीवों को बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रजनन का काम भी करते हैं, है ना। तो सजीवों के अंदर प्रजनन का काम भी चलता है। तो इस तरीके से सजीवों के अंदर क्या होता है, बहुत अलग अलग प्रकार की क्या चलती हैं, इस तरीके की प्रक्रियाएं चलती हैं। तो इन सभी प्रक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम की प्रक्रियाएं बोलते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सभी प्रोसेसेस के बारे में या हम इन्हीं सब प्रोसेसेस के बारे में या प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर के अंदर देखते हैं तो हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है पोषण के बारे में। पोषण जिसको हम लोग न्यूट्रिशन बोल देते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का या पोषण का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो सजीव प्राणी हैं वो अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं और किस किस प्रकार का भोजन जो है वो ग्रहण करते हैं, वो सब क्या आता है, पोषण के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे सजीव जो हैं वो ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल्ड या एक कोशिकीय, या इनको यूनिसेलुलर भी बोल दिया जाता है। तो एक कोशिकीय जीव जो हैं अगर उनके अंदर हम लोग देखते हैं तो उनके अंदर पोषण जो है वो अलग तरीके से चलेगा, लेकिन अगर बहुकोशिकीय
प्राणी हैं तो उनके अंदर पोषण का तरीका अलग से चलेगा। अब बहुकोशिकीय प्राणी भी क्या हो सकते हैं, आगे बहुत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी के अंदर अपना जो पोषण का तरीका है वो क्या चल सकता है, अलग अलग तरीकों से चल सकता है, ठीक है। तो हमने सभी के अंदर क्या करना है, इस पोषण के बारे में पढ़ना है। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन प्राणियों के बारे में जो सजीव होते हैं, सजीव के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हमारे क्या आ जाएंगे, प्राणी आ जाएंगे, ठीक है। तो सजीवों के अंदर अगर पोषण जो है वो किस तरीके से चलता है वो हमने देखना है। सजीवों के अंदर पोषण जो है वो मेन दो प्रकार से चलता है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि सजीवों के अंदर हम लोग दो मेन प्रकार के सजीवों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। एक सबसे पहले हम लोग उन प्राणियों के अंदर पोषण के बारे में पढ़ेंगे जो क्या कर सकते हैं, जो अपना पोषण खुद से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये अपना भोजन जो है वो स्वयं तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जो प्राणी अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं उनके लिए हम लोग एक टर्म बोलते हैं, या उनको क्या बोला जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी प्राणी, है ना। जिनके अंदर जो पोषण जो है वो क्या चलता है, स्वयं चलता है। और जो प्राणी अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग परपोषी प्राणी बोलते हैं, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है, परपोषी प्राणी बोला जाता है। स्वपोषी प्राणी जो होते हैं ये आगे फर्दर दो प्रकार के आपके हो सकते हैं, जिनमें एक तो क्या होते हैं, जो सूरज का जो प्रकाश होता है, सूरज के प्रकाश का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो जो प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं उनके अंदर जो प्रक्रिया चलती है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती है। कौन सी प्रक्रिया चलती है, प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है। दूसरे जो होते हैं इनके अंदर वो क्या करते हैं, वो कुछ रसायनों की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, वो रसायनों की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो उनके अंदर जो है रासायनिक प्रकार का पोषण चलेगा, ठीक है। तो कौन कौन से जो प्राणी हैं इनके अंदर आएंगे, हम लोग इन दोनों तरीके की कैटेगरी के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे प्राणी जिनके अंदर सूरज के प्रकाश की सहायता से, मतलब प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अगर भोजन बनता है, तो इसमें हमारे पास में कौन कौन सी उदाहरण आ जाती है। इसमें जैसे भाई हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे जो पौधे होते हैं, ठीक है, सारे के सारे पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन जो है वो स्वयं तैयार करते हैं, इसीलिए ये स्वपोषी प्राणी हैं, ठीक है। पौधे के अलावा और कौन हो सकते हैं, पौधे के अलावा जो है एल्गी, या जिसको आप काई बोलते हो, है ना, एल्गी जो होती है ये भी क्या कर सकती है, अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में कुछ बैक्टीरिया जिनको जीवाणु बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं, और इसके अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरित शैवाल। क्या बोलते हैं, नीले हरित शैवाल बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये अपना भोजन जो है वो स्वयं तैयार कर सकते हैं। एंड इन सब के अंदर जो भोजन तैयार होता है, तो भोजन तैयार करने के लिए इनको कुछ ना कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी,
है ना भाई। ऐसे तो नहीं है कि सीधा जो है सिर्फ सूरज का प्रकाश मिला और इन्होंने अपना भोजन तैयार कर लिया। अब ये हमारा कोई मिल गया वाला जादू थोड़ी है कि उसको सिर्फ धूप मिल गई और काम चल गया और उसने अपना भोजन तैयार कर लिया, है ना, धूप। तो क्या है कि इनको प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। तो कुल मिला के 4 चीज़ों की आवश्यकता जो है इनको पड़ती है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमने जैसे देख ही लिया है कि प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की या सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सनलाइट या सूर्य के प्रकाश के बाद में इनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में इनको वाटर की या जल, ठीक है, हिंदी में जल बोल देंगे, पानी बोल देंगे, उसकी जरूरत पड़ती है। और लास्ट में जो इनको जरूरत पड़ती है वो होता है क्लोरोफिल, जिसको हम लोग हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं, ठीक है। बुक्स में कई बार सीधा इसी को ही इस तरीके से इंग्लिश वाला जो इसका ट्रांसलेशन है क्लोरोफिल है, ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका हिंदी का ट्रांसलेशन देखते हैं तो इसको पर्णहरित बोलते हैं। ये एक पिगमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? एक पिगमेंट है, एक ऐसा पदार्थ है जो पौधे के पत्तों में पाया जाता है, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों की जब जरूरत पूरी हो जाएगी तो पौधे हैं या कोई भी इकाई है, शैवाल है, ये अपने अंदर क्या कर सकती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा कर सकती है, ठीक है। तो अब इनके अंदर इन चारों चीज़ों की वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी कैसे होगी और इनको ये चारों की चारों चीज़ें कहाँ से मिलती हैं और कैसे ये काम करेंगी, अब हमें वो देखना है नेक्स्ट, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए अगर सबसे पहले सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको कहाँ से मिल जाएगा? ऑब्वियसली वो तो उनको सूर्य से मिल जाएगा, सूर्य से मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ की ज़रूरत जो हमने इनको बोली है वो कही थी कि इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इनको कहाँ से मिल सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर से, वातावरण से, ठीक है। तीसरा हमने कहा था इनको जल की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। तो पौधे पानी कहाँ से लेते हैं और किसके द्वारा लेते हैं, ठीक है। तो पहला कि पानी इनको मिलता है तो वो मिलता है इनको सॉइल से, मिट्टी से, मृदा से। और पौधे का कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट जो है वो पानी को शोषित करने में, एब्जॉर्ब करने में सहायता करता है, वो होती हैं उसकी जड़ों द्वारा, ठीक है। चौथी चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो हमने कहा था इसके अंदर पर्णहरित हो सकता है। एंड पर्णहरित जो है ये एक हरे रंग का पदार्थ होता है जो कहाँ पर होता है? पौधे के पत्तों में, पत्तियों में मौजूद होता है, ठीक है। इसी के कारण ही पौधे की पत्तियों का जो रंग है वो क्या होता है? हरा होता है, ठीक है। तो इनको ये चारों की चारों चीज़ें जब पूरी मिल जाएंगी तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चल पड़ेगी और जहाँ जहाँ से ये पौधा इनको लेता है वह हमने वो भी देख लिया। अब अगर हम देखें इसके अंदर कि ये पूरी की पूरी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो चलती कैसे है, ठीक है। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है
उस प्रकाश को जो सोखने का काम है वो केवल उसके क्या करेंगे, पत्ते करेंगे। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के अंदर पूरी कहाँ पर हो रही है, वो उसके पत्तियों में हो रही है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश जो है उसको एब्जॉर्ब करने का, सोखने का काम कौन करेगा, उसकी पत्तियां करेंगी। ठीक है। लेकिन जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वातावरण से मिल रही है, तो वो वातावरण से उनके अंदर कैसे आती है। ठीक है। उनके अंदर क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी पत्तियों के द्वारा ही सोखी जाती है। अब पत्तियों के द्वारा कैसे सोखी जाती है, क्योंकि पत्तियों की अगर हम लोग आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है हमें अलग अलग प्रकार के जो हैं वो टिश्यू मिल जाते हैं, ऊतक मिल जाते हैं। ठीक है। और पौधे की पत्ती की जो है ऊपरी और निचली जो सतह होती है, ठीक है, तो उनके पत्तियों में हमें क्या मिलते हैं, छोटे छोटे छेद या छिद्र मिलते हैं। उन छिद्र को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। उन छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। हिंदी में हम इसको रंध्र बोलते हैं। ठीक है। ये रंध्र जो होते हैं ये पौधों के अंदर खुलते और बंद होते हैं, जिनकी वजह से इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आ सकती है, या फिर हम कहते हैं कि पौधे जो हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन इनके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू क्या हो सकती है, वातावरण में वापस भेजी जा सकती है। ठीक है। तो एक जो स्टोमेटा या एक रंध्र होता है वो कैसा दिखता है, अगर हम लोग इसकी संरचना की बात करें तो इसमें मेन इसके 2 सेल्स होते हैं, 2 कोशिकाएं होती हैं, और इसके आसपास में क्या होते हैं, फिर कुछ सेल होते हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं। तो ये हम इसके अंदर जो रंध्र है वो एक तो खुला हुआ और एक जो बंद अवस्था के अंदर है वो दर्शाने के लिए हमने 2 चित्र बनाए हैं। ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है ये हमें दर्शाता है एक रंध्र की बंद अवस्था, बंद अवस्था, और ये हमें उसकी क्या दर्शाता है, खुली अवस्था दर्शाता है। ठीक है। अब इसके जो 2 ये मेन सेल होते हैं, मेन कोशिकाएं होती हैं, इनको हम लोग इसकी गार्ड सेल्स बोलते हैं। इसकी मेन कोशिकाएं हैं। ठीक है। आसपास वाली जो सहायक इसकी होती हैं वो सहायक कोशिकाएं होती हैं, या सब्सिडरी सेल्स इनको बोलते हैं। ठीक है। तो जब ये रंध्र ओपन होता है तो इसके अंदर क्या हो जाता है, एक पोर या एक छेद खुल जाता है। ठीक है। तो इसकी जो आंतरिक कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, इन दोनों सेल की, वो क्या होती है, जब इसके अंदर पानी भर जाएगा पूरा का पूरा तो वो उसके ऊपर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। जब वो रंध्र के ऊपर पानी भरने से दबाव पड़ता है तो इसकी आंतरिक जो है कोशिका भित्ति वो क्या करती है, इसकी बाह्य कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव लगाती है। वो बाह्य कोशिका भित्ति क्या होती है, इधर को खींची चली जाती है। जब वो बाहर की तरफ ऐसे खींची चली जाएगी तो इसकी आंतरिक जो कोशिका भित्ति है वो भी क्या हो जाएगी, दोनों की खुल जाएगी। तो उस तरीके से इसके जो हैं रंध्र हैं वो खुल जाते हैं, और इनके खुलने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण से इनके अंदर आ सकती है, और यहीं से उसी टाइम क्या हो सकता है, ऑक्सीजन इनके थ्रू बाहर निकल सकती है। ठीक है। तो एक रंध्र की संरचना जो है इसके ऊपर आपको बोर्ड के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि इस रंध्र का जो मेन काम है वो क्या क्या है, रंध्र का मेन काम, पहला काम जो है इसका वो हो जाएगा गैसों का आदान प्रदान करवाना।
ठीक है। कौन सी गैसों का आदान प्रदान करवाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको अंदर रहेगा और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेगा। ठीक है। दूसरा काम जो है वो ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कराने का होता है। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे की पत्तियों में से क्या होता है, जो ज़्यादा पानी होता है, जैसे मैंने कहा जब इनके अंदर पानी भर जाएगा तो ये खुल जाती हैं, तो पौधे के अंदर जो एक्सेस वाटर होगा, अतिरिक्त जल होगा, उस अतिरिक्त जल को इन्होंने अपने पत्तों से बाहर निकालना है, अपने शरीर से बाहर निकालना है, तो वो भी किनके द्वारा होगा? इन्हीं रंध्रों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब जब इनके अंदर ट्रांसपिरेशन या वाष्प उत्सर्जन चलता है तो रंध्र खुलते हैं और पानी जो है, एक ये ध्यान रखना कि पानी इनके अंदर से क्या होगा? हमेशा वाष्प की फॉर्म के अंदर, वाष्प के रूप में उड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे ही इनके अंदर से वो अतिरिक्त जल बाहर निकलेगा, एक तो क्या होगा कि वो अतिरिक्त जल बाहर निकल जाएगा, पानी उनके अंदर ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर उनके अंदर पानी ज़्यादा रहेगा तो उनकी कोशिकाओं को क्या होगा? नुकसान होता है। ठीक है। तो एक तो वो नुकसान से बच जाएंगी, एंड दूसरी बात जो है कि इनके पत्तियों से जब इस तरीके से पानी भाप बन के उड़ता है तो इनकी पत्तियों का जो तापमान होता है वो क्या रहता है? नियंत्रित रहता है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये एक पूरे पौधे के तापमान को नियंत्रण करने का काम भी फिर करेंगे। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है इसी के साथ में हम लोग रिलेट करके लिख सकते हैं कि वाष्प उत्सर्जन जब होगा तो इससे पौधे का जो तापमान है वो ठंडा रहेगा या बिल्कुल सामान्य रहेगा। ठीक है। तो ये जो है मेन काम होते हैं एक रंध्र के, कि ये सिर्फ गैसों का आदान प्रदान कराने में ही हेल्प नहीं करता है, ये इस तरीके के और भी काम जो है वो करवाता है। ठीक है। चलो, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड इसको जो है वातावरण से मिलती है, जिसको रंध्र सोख लेते हैं, और पानी जो है इसको वो मिट्टी से मिल जाएगा और जड़ें जो हैं इसकी वो पानी को सोख लेती हैं। और जड़ के अंदर भी क्या होते हैं? जड़ के अंदर भी इसके रोम लगे होते हैं। ठीक है। जिनको हम लोग रूट हेयर्स या मूल रोम बोल देते हैं। ठीक है। तो वहाँ से एक जड़ जो है वो पानी को अपने अंदर क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, शोषित करती है। और क्लोरोफिल जो है वो तो इनकी पत्तियों के अंदर जो है ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इनके अंदर मौजूद होता है। ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो पौधे हैं वो अपनी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा कैसे करते हैं। ठीक है। और उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि इन चीज़ों की जो पौधे को ज़रूरत होती है, तो इसकी ज़रूरत के बारे में हमें कैसे पता लगा भी इन 4 चीज़ों की ज़रूरत है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ भी तो हमें इसके अंदर देखनी पड़ेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे कि ये किन किन प्रयोग के द्वारा हमें पता लगा कि पौधों को इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है, इन सब चीज़ों की। ठीक है। तो पौधे के अंदर जो इनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो उसका पता लगाने के लिए हमारे पास में एक बेल जार का एक्सपेरिमेंट आता है, प्रयोग आता है। ठीक है। बेल जार क्या होता है? ये एक ऐसा कांच का बना हुआ अपरेटस होता है। ठीक है। हम क्या करते हैं? हम गमले के अंदर एक पौधा लेते हैं। ठीक है। हमने क्या ले लिया? हमने गमले के अंदर एक पौधे को ले लिया। हमने उस क्या कर दिया? उस पौधे को हमने ढक के रख दिया।
ठीक है। अब ये एक कांच का शीशे का बना हुआ बेल जार होता है, ठीक है। अब इसके आर पार से तो क्या है, सूरज का प्रकाश जो है वो पहुंच सकता है। गमले में मिट्टी है, मिट्टी से इसको पानी मिल जाएगा, तो सूर्य का प्रकाश भी मिल गया, इसको पानी भी मिल जाएगा, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण से वो भी मिल रही है, ठीक है। और इसको क्लोरोफिल जो है परनिर्भरता है इसके अंदर वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने जब इस पौधे को रखा तो ये पौधा क्या है, ये वैसा का वैसा अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को चलाता रहेगा नॉर्मल तरीके से। लेकिन अगर हम जो है इसके अंदर क्या करें, इसके अंदर हम लोग अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दें, क्या रख दें यहाँ पर, इसके अंदर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रख दें, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो है वो क्या करता है, KOH का कार्य CO2 को शोषित करने का होता है। ये क्या कर लेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर लेगा। अब इस कंडीशन में, इस अवस्था में क्या होगा कि पौधे को जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की आवश्यकता होगी वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको तो कौन कर लेगा, KOH जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड सारी की सारी इसने सोख ली तो उसके बाद में फिर क्या ये पौधा अपनी प्रकाश संश्लेषण पूरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब इसके अंदर अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो ही नहीं रही है तो फिर इसके अंदर पत्तियों के द्वारा कोई भी भोजन जो है वो तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा था कि भी पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है अगर हम उसको अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तो हमने जो 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट की बात की थी, ठीक है। तो उन 4 चीज़ों से पौधे जो हैं वो किस प्रकार का भोजन बनाते हैं और भोजन बनाकर वो इसको किस फॉर्म के अंदर या किस रूप के अंदर अपने अंदर संचित करके रखते हैं वो देखेंगे। तो इसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम सबसे पहले एक अगर रासायनिक समीकरण के द्वारा देखते हैं तो हम देखेंगे कि भाई पौधे को एक तो क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एक इसको क्या चाहिए, जल चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज जो है इसको सूरज का प्रकाश चाहिए, एंड चौथी चीज जो है यहां पर इनमें पर्णहरित। तो जब ये इनके अंदर प्रक्रिया चलती है तो इस प्रक्रिया से इनके अंदर भोजन जो है वो कौन सा बनता है, इनके अंदर भोजन जो बनता है वो बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। और साथ में जो है इसके अंदर ग्लूकोज के साथ में क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो बन जाएगी, ठीक है। क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन निकल जाएगी, और जो वाटर है वो भी इसका क्या हो जाएगा, वापस बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये प्रकाश संश्लेषण की एक जो है वो रासायनिक समीकरण है। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे अपने पत्तियों के द्वारा भोजन कौन सा बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये उस ग्लूकोज को क्या करते हैं, उस ग्लूकोज को आगे कन्वर्ट कर देते हैं एक दूसरी फॉर्म के अंदर, दूसरे रूप के अंदर। तो इनके अंदर भोजन ग्लूकोज में बनने के बाद में मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में संचित होता है, ठीक है। बनता जो है वो शुरुआत में ग्लूकोज है, लेकिन इनके अंदर जब वो संचित होता है, जब इनके अंदर स्टोर होकर रहेगा तो वो किस फॉर्म के अंदर, किस रूप के अंदर रहेगा, मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में रहेगा, ठीक है। स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, उसके फॉर्म के अंदर जो है इसके अंदर वो स्टोर होकर रहेगा, क्लियर है। अब ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो अगर हम लोग नॉर्मल देखें तो इसके अंदर क्या क्या स्टेप चलते हैं।
सबसे पहले तो क्या होगा, इसके अंदर जो प्रोसेस चलेगी, स्टेप आएगा, वो ये होगा कि पौधे जो है, पौधों के द्वारा प्रकाश का शोषण होगा। ठीक है, पौधे क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश को सोखेंगे। जब वो सूर्य के प्रकाश को सोख लेते हैं तो उसके सोखने से क्या होता है, वो एनर्जी, वो ऊर्जा जो है सूरज की, वो सीधी जाती है क्लोरोफिल के पास, पर्णहरित के पास। और क्लोरोफिल के पास में जब वो एनर्जी पहुंचती है तो उस ऊर्जा को प्राप्त करके वो क्लोरोफिल के पर्णहरित के अणु जो हैं वो क्या हो जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाते हैं। ठीक है, पहला स्टेप इसके अंदर ये हो जाएगा, पौधों के द्वारा सूरज के प्रकाश को शोषण करना है और उस ऊर्जा से पर्णहरित के अणुओं का उत्तेजित अवस्था में जाना। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि इसके अंदर जो पौधे के अंदर भोजन बनता है वो स्टार्च के या मंड के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को देखते हैं तो इसकी प्रक्रिया जो है वो हम 3 सिंपल स्टेप्स के अंदर समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होगा, सबसे पहले स्टेप के अंदर पौधे जो हैं वो क्या करेंगे, वो सूर्य के प्रकाश को शोषित करेंगे। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की किरणें जब पत्तों पर पड़ती हैं तो वो उस सूर्य के प्रकाश को क्या करेंगे, सोख लेंगे और उसी ऊर्जा से फिर क्या होगा, जो पर्णहरित के अणु हैं वो क्या हो जाएंगे, उत्तेजित अवस्था के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक्साइटेड स्टेज में पहुंच जाएंगे और एक्साइटेड स्टेज में पहुंचने के बाद वो पर्णहरित के अणु क्या करते हैं, वो जल का विघटन करते हैं, उसको तोड़ते हैं और उसके तोड़ने से फिर क्या होगा, अगर आप H2O को तोड़ रहे हो तो क्या मिलेगा, हमें हाइड्रोजन मिलेगा और क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, है ना। अब ये ऑक्सीजन तो क्या कर दी जाएगी, ये ऑक्सीजन तो वातावरण में पौधे छोड़ देंगे। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन बचेगा और उसके साथ में इसके विघटन से जो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, तो ये हाइड्रोजन के अणु और इलेक्ट्रॉन जो हैं ये जब उसके जल के विघटन से बनेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड को फाइनली क्या करेंगे, अंत में इसको अपचयन कर देंगे। इसका अपचयन होने से फिर क्या होता है, लास्ट में फूड बन जाएगा, भोजन बन जाएगा। ठीक है, तो आपकी 10th क्लास के लिए जो है ये पूरी की पूरी प्रोसेस वैसे इतनी ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि इसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आगे जाकर मिलती है कई उत्पादों के साथ में और बहुत सारी जो है रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उनके द्वारा फाइनली क्या बन जाता है, उनके अंदर भोजन बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कुछ जो रासायनिक अभिक्रिया वाले जीव होते हैं तो वो किस तरीके से अपने भोजन को बनाते हैं। तो जो सजीव क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, तो वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या करेंगे, अपना भोजन बनाते हैं। इसके अंदर भी कुछ बैक्टीरिया या कुछ जीवाणु जो है उसके उदाहरण आपको मिल सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर ज़्यादातर क्या आते हैं, इसके अंदर ज़्यादातर सल्फर बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, क्या आ जाएंगे, सल्फर जीवाणु आ जाएंगे। तो ये सूरज के प्रकाश की बजाय
क्या करते हैं, सल्फर के अणुओं का इस्तेमाल कर लेते हैं और उनसे अपना क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, सल्फर के अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो कुछ इसी तरीके के अलग अलग जो हैं खनिज पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके अंदर उन तरीकों से रासायनिक अभिक्रिया से क्या हो सकता है, भोजन तैयार हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है वो हमारा स्वपोषी पोषण था। इसके बाद में जो सजीव क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं से नहीं बना सकते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो वो परपोषी प्रकार का पोषण जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो परपोषी पोषण के अंदर जैसे हमने कहा था कि बहुत सारे जो जीव होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो एक कोशिकीय हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बहुकोशिकीय जीव होंगे। बहुकोशिकीय जीव के अंदर तो बहुत सारे, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा उच्च स्तर की जो है शारीरिक संगठन मिल सकती है, हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल सकता है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स रिएक्शंस उनके अंदर चलती हैं। ठीक है, तो जो बिल्कुल एक कोशिकीय जीव हैं उनका भोजन जो है वो बहुत छोटे छोटे भोजन के पदार्थ हो सकते हैं, है ना। तो बड़े जीवों के अंदर ये भोजन को जो ग्रहण करना होता है वो अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है। जैसे अगर हम हमारी बात करते हैं, ठीक है, तो हम अपना भोजन जो है वो पौधों से भी लेते हैं। ठीक है, हम लोग फसलें उगाते हैं या हम लोग फल फ्रूट खाते हैं। ठीक है, और हम जानवरों से मांस भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जीव जो होते हैं, जैसे अगर हम एक लॉयन की, शेर की बात करते हैं, अब उसको अपना अगर भोजन लेना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको शिकार करना पड़ता है। शिकार करने के लिए क्या है, वो किसी हिरण के या किसी और जीव के पीछे भागता है। उसका भोजन जो है, उसका भोजन क्या है, वो एक जगह पर मौजूद नहीं है। हमारे लिए तो क्या है कि हमारे लिए पौधे एक जगह पर हैं, या जो शाकाहारी जीव जंतु हैं उनका भोजन तो उनको एक फिक्स जगह से मिल सकता है। लेकिन कई जीवों के लिए भोजन लेना जो है वो इस तरीके से मुश्किल हो जाता है कि एक शेर को अपना भोजन भाग कर लेना पड़ता है। ठीक है, कईयों को किस तरीके से अपना भोजन को ग्रहण करना पड़ता है। तो पोषण जो है उनके अंदर भी हमें बहुत अलग अलग प्रकार का, वैरायटी का मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कुछ एक कोशिकीय जीवों की बात करें तो इसमें हम पोषण की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम अमीबा की उदाहरण देख सकते हैं। अमीबा के बारे में आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, है ना। अमीबा क्या होता है, ये एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ एक कोशिकीय है। तो सारे की सारी जो शारीरिक इसकी प्रक्रियाएं होती हैं वो इसी एक सेल के अंदर ही पूरी हो सकती हैं। ठीक है, तो इनके अंदर, अमीबा के अंदर पोषण किस प्रकार से चलता है, ये इसका जो है वो केंद्रक हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। ये इसका जो कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म है। और जो इसके झूठे पैर होते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है, झूठे जो इसके पाद होते हैं, कूट पाद जिनको बोलते हैं, तो ये इन स्यूडोपोडिया या कूट पाद की सहायता से क्या करता है, अपने भोजन को ग्रहण करता है। अब वो कैसे करता है कि इसके पास में जैसे ही कोई भोजन का पदार्थ आता है, ठीक है, या जैसे ही ये किसी भोजन पदार्थ के पास में पहुंचता है, छोटे छोटे कोई पीसेज हैं, चाहे तो वो किसी काई का, एल्गी का, शैवाल का हो सकता है, या वो कोई क्रस्टेशियन है, ठीक है, उनके कोई छोटे छोटे पीसेज जो हैं, या कोई फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, इस तरीके के छोटे छोटे जीव जो हैं उनका ये शिकार कर सकता है। तो जैसे ही कोई भोजन का पदार्थ इनके पास में आता है तो ये क्या करते हैं, ये अपने इन कूट पाद को, स्यूडोपोडिया को क्या करते हैं, उसके पास में ले जाते हैं। ठीक है, ये स्यूडोपोडिया क्या करते हैं, ये अपना आकार बदल सकते हैं। अमीबा का आकार इनकी सहायता से बदलता रहता है। तो ये क्या करेंगे, अपने कूट पादों को उसके पास में ले जाएंगे और भोजन के पदार्थ को क्या करेंगे, अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भोजन का पदार्थ जो है ये धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही वो इसके अंदर आ जाता है तो एक ये कपनुमा, कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, संरचना बन जाती है। यहाँ से वो भोजन को क्या करते हैं,
अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही भोजन पदार्थ जो है इसके शरीर के अंदर चला जाएगा तो ये उस भोजन को पचा लेते हैं, और भोजन को पचाने के बाद, भोजन को पचाने के लिए इसके शरीर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और एंजाइम्स के बारे में आपको पता है कि एंजाइम्स का काम होता है कि वो किसी भी प्रक्रिया के अंदर किसी भी रिएक्शन को, प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं, ठीक है, फास्ट कर सकते हैं, या फिर एंजाइम्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को जो है हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया को, रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए उसके अंदर खुद जो हैं भाग लेते हैं और रिएक्शन को जल्दी पूरा करवाकर उसको कंप्लीट कर देते हैं, है ना। तो इसके अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ एंजाइम्स हमें मिल जाते हैं जो इस भोजन को क्या करेंगे, पचाने में इसकी सहायता करेंगे। और जो फिर अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो अवशिष्ट पदार्थ होंगे इसकी बॉडी से, वो भी क्या होंगे, वो इनके पीछे वाले जो बॉडी के कूटपाद होंगे उनकी सहायता से क्या हो जाएगा, इसके शरीर से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके शरीर से अवशिष्ट पदार्थ जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से अमीबा जो है वो अपने अंदर क्या करता है, पोषण चलाता है। ठीक है, अब बाकी और भी जो है पोषण अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे कुछ प्राणी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे जीवित प्राणी के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर पैरासिटिक टाइप का पोषण चलता है। पैरासाइट प्रकार का पोषण जो है वो क्या होता है, जिसके अंदर कोई जीवित प्राणी जो है वो किसी दूसरे जीवित प्राणी के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है। जैसे भाई हम लोग अब अगर अपने सिर में जुओं की बात करते हैं, है ना, जुएं पड़ जाती हैं तो वो क्या करती हैं, हमारे शरीर से खून चूसती हैं। ठीक है, और एनिमल्स में, पशुओं के अंदर आप देखते हो उनके अंदर जो है शरीर के ऊपर आपने बहुत बार देखा होगा छोटे छोटे जो हैं वो ब्राउन कलर के, वाइट कलर के क्या हैं, जीव लग जाते हैं, है ना, जिनको हम लोग अपनी आम भाषा के अंदर चींचड़ वगैरह बोल देते हैं। ठीक है, वो भी क्या करते हैं, वो भी उससे अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, गाय से, भैंस से लग जाते हैं, या कई बार जो हैं वो हमारे पालतू जानवर हैं और भी हैं उनके शरीर पे भी लग जाते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं, वो किसी ना किसी जो है एक जीवित प्राणी से अपना भोजन लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया, जीवाणु जो हैं, जैसे कि हम लोग एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, ई कोलाई जिसको हम लोग बोल देते हैं, तो ये ई कोलाई क्या करता है, ये एक ऐसा जीवाणु है जो बहुत सारी जगह पे मिलता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये हमारे मानव के शरीर के अंदर भी मिलता है, ये हमारी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जहाँ पर ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन B12 होता है, ठीक है, कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B12, ये उस विटामिन को पचाने में हमारे शरीर की क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए यहाँ पर यूजफुल काम कर रहा है। ठीक है, पौधों के अंदर भी क्या है, इस तरीके से परपोषी प्रकार का जो पोषण है वो चल सकता है। जैसे पौधों के अंदर हम लोग अमरबेल की उदाहरण देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कसकटा बोलते हैं। अमरबेल क्या होती है, अमरबेल आप सबने देखा होगा, अमरबेल येलो कलर की, पीले रंग की होती है। ठीक है, ये किसी दूसरे पौधे के ऊपर जब लग जाती है तो उस पौधे की वृद्धि तो रुक जाती है, आगे वो बढ़ नहीं पाता, लेकिन जितना भी वो बढ़ चुका होता है उसके बाद में जितना भी वो पोषण लेता है वो सारा का सारा पोषण जो है वो क्या करती है, ये अमरबेल उससे चूस लेती है। ठीक है, और वहाँ पर वो अपनी ग्रोथ करती रहती है, लेकिन वो पौधा आगे अपनी ग्रोथ जो है ज़्यादा नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इन तरीकों से अलग अलग प्राणियों के अंदर भी हमें जो है पोषण के बहुत सारे अलग अलग तरीके मिल सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ज़्यादातर क्या करते हैं, वो मृत जीवों से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग मृतजीवी पोषण बोल देते हैं।
मृतजीवी पोषण, जिनमें क्या करते हैं, मृत जीवों से अपना पोषण लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, या हम लोग कवक की बात करते हैं, फंजाई की बात करते हैं, तो वो फंजाई भी हो सकती है। ठीक है, जैसे किसी भी, मान लो अगर हम लोग देखते हैं कि किसी जानवर की डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और वो ऐसे ही मिट्टी में पड़ा रहता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी बॉडी गलने लगती है। ठीक है, अब गलेगी तो गलती किसकी वजह से है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अपना एक्शन करते हैं, तो सूक्ष्म जीवों के अंदर मेनली क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, जीवाणु आ जाएंगे। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, मृत जीव से अपना पोषण जो है लेते रहते हैं, और कुछ दिनों के अंदर आप देखते हो कि अगर वो वैसा का वैसा पड़ा रहता है तो मिट्टी के अंदर पूरा का पूरा वो क्या हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, और पूरे के पूरे शरीर की सिर्फ क्या बचती हैं, उसकी हड्डियां बाकी रह जाएंगी। पूरा का पूरा शरीर जो है वो जीवाणु क्या करेंगे, उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, अपना पोषण प्राप्त कर लेंगे और उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार का पोषण जो है वो परपोषियों के अंदर मिल सकता है। तो इन सब के बाद में हम लोग हमारे मानव के अंदर जो है पाचन कैसे चलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो बाकी क्लास के लिए हमारे साथ में इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।